हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको हम नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं या इम्पोर्टेंस भी। बच्चों, हमने फीचर्स में या डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी फोर्सेस से बना हुआ है जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो जब बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो बिजनेस के पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इवैल्यूएट करना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना। दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू एवरी बिजनेस फर्म। तो अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। वो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस। We need to understand the business environment to identify opportunities and get first mover advantage. Number 2, to identify the threats and get early warning signals. Number 3, to tap useful resources that it needs from the society. Number 4, to cope with the rapid changes. Number 5, for planning and policy formulation. एंड नंबर 6 फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए बच्चे कि पहला जो बेनिफिट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का या इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करती है तो उसको अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती हैं। अब अपॉर्चुनिटीज होती क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग होता है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स। बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिव फोर्सेस माना जाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन अपॉर्चुनिटीज को देख पाती है तो वो क्या कर पाएगी कि उन अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले अवेल करने की कोशिश करेगी। कई बार तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती, हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता, एंड बाय द टाइम वी कम टू नो ऑफ द अपॉर्चुनिटीज तो वो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी होती है या उसे हमसे पहले कोई और अवेल कर चुका होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब इंडिया में क्योंकि ज्यादातर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं तो जो महंगी गाड़ियां आती थी उसके बाद मारुति ने सबसे पहले छोटी कार्स मार्केट में लेकर आए और उससे उनको क्या बेनिफिट मिला? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है बच्चों कि जब आप सबसे पहले किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स से पहले तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो मारुति के बाद जितनी भी स्मॉल कार्स मार्केट में आई उनकी मार्केटेबिलिटी इतनी नहीं हो पाई क्योंकि मारुति ऑलरेडी एक स्मॉल कार सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर चुकी थी। या जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि बिजनेस स्टडीज में पहले केस स्टडीज नहीं आती थी, लेंथी क्वेश्चंस आते थे। तो जिस साल सीबीएसई ने केस स्टडीज इंट्रोड्यूस करी तो उस साल सबको अचानक से बहुत डर लगने लगा, केस स्टडीज हवा बन गई। लेकिन कोई पब्लिशर जिन्होंने सबसे पहले जीएस अलग की सबसे पहले बुक आई थी, बुल्स आई करके सबसे पहले बुक आई थी, तो उन्होंने जैसे ही केस स्टडीज इंट्रोड्यूस करी करिकुलम में वो किताब निकाल दी, विद इन 2-3 मंथ्स ही वो मार्केट में आ गए। और लोगों को क्योंकि केस स्टडी समझ में नहीं आ रही थी तो उन्होंने बहुत जल्दी उस किताब को खरीद लिया। अब जब एक बार उन्होंने उस किताब को खरीद लिया तो अब मार्केट में चाहे 5 किताबें 6 किताबें और आ जाएं तो अब कोई दूसरी तीसरी किताब नहीं खरीदेगा। इसी को कहते हैं बच्चों फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज से क्या पता लगता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? अपॉर्चुनिटीज पता चल जाती हैं दूसरे लोगों से पहले और वो उन अपॉर्चुनिटीज को पहले अवेल कर लेते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है। वो मार्केट लीडर बन सकते हैं बाय अवेलिंग दी अपॉर्चुनिटीज। कम टू द सेकेंड वन, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड गेट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जैसे अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, जो थ्रेट्स होते हैं वो नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं जिससे परफॉर्मेंस में रुकावटें आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फुल ऑफ थ्रेट्स। तो जो लोग थ्रेट्स से डरते नहीं है, घबराते नहीं है और अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं।
तो अब थ्रेट्स किस तरह के हो सकते हैं? देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपटीशन होता है। मान लीजिए वो किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं और उनको पता चले कि इस बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है। अभी तो उनकी मोनोपोली थी, लेकिन और सारे प्लेयर्स मार्केट में आने वाले हैं रिलेटेड टू देयर बिजनेस ओनली। तो अब अगर उनको ये पहले से ही अंदाजा लग जाए कि इस तरह का कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो वो पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू कर लेंगे और उसको कहते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो उन खतरों को अगर वो पहले ही उन खतरों का अंदाजा लगा लें या एंटिसिपेट कर लें एडवांस में, तो उन खतरों से जूझने के लिए, उनसे डील करने के लिए वो अपने प्लान आउट भी शुरू कर देंगे। जैसे अब मार्केट्स जो है वो लोकल मार्केट्स नहीं है, सभी को जो है वो ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो इस तरह के केसेस में उनको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मानकर कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए कि उनको रिजर्व्स मेंटेन करने शुरू कर देने चाहिए, उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए, या अगर वो सेलिंग के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं तो एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग वो करनी शुरू कर दें, ताकि उनको ये श्योरिटी मिल सके कि अगर कॉम्पिटिटर्स आ भी जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी में कोई भारी गिरावट नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग से ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रेट्स भी पता लगेंगे और वो थ्रेट्स आने से पहले ही उनको अज्यूम कर पाए अगर, तो उससे डील करने के लिए भी वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज टू टैप द यूजफुल रिसोर्सेज दैट इट नीड्स। इसको बच्चे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज कहां से मिलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो यहां से रिसोर्सेज आए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके वो आउटपुट के फॉर्म में किसको देता है? एनवायरनमेंट को देता है। तो जितनी भी फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीन्स, जो भी चीज बिजनेस को चाहिए वो उसको मिलती कहां से? अपने एनवायरनमेंट से। सप्लायर्स देते हैं, जो कस्टमर्स हैं वो पैसा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज। तो जब एक बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है जो उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको उन रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस तरह से इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट उस सोसाइटी को चाहिए। अगर आप सोसाइटी से ले रहे हैं और उसको उस तरह की फॉर्म में सप्लाई नहीं कर रहे हैं जैसे सोसाइटी को चाहिए, तो थोड़े टाइम बाद सोसाइटी आपको वो रिसोर्सेज देना छोड़ देगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेगी तो उसको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता चलेगा कि जो सोसाइटी हमें रिसोर्सेज दे रही है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होगी उसको टैक्स टाइमली मिले, जो सप्लायर्स की एक्सपेक्टेशन होगी उनको टाइमली पेमेंट मिले, जो इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा लगाएंगे उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो अगर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता लग जाएगा और हम उन रिसोर्सेज को उसी तरह से टैप करेंगे, उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे हम उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनको आउटपुट दे सकें। So this is also one of the benefit of understanding the business environment कि if any business organization is continuously scanning its environment, it will help that business to tap its useful resources, scarce resources in the best possible manner. ठीक है। Come to the next, to cope up with the rapid changes. Dynamism एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हम देख चुके हैं जितनी भी एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उसमें रैपिड चेंजेस होती रहती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं कि ब्रांड लॉयल्टी लोगों की कम होती जा रही है, मार्केट सब ग्लोबल होती जा रही हैं, कस्टमर्स मोर डिमांडिंग होते जा रहे हैं। तो ये जो सारी चेंजेस हो रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं और उन रैपिड चेंजेस से कोप अप करने के लिए उस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग ही नहीं करेंगे तो हमें चेंजेस के बारे में पता नहीं लगेगा, चेंजेस के बारे में पता नहीं लगेगा तो वो हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। तो इसीलिए in order to cope up with the rapid changes, it is very important to understand the business environment. नेक्स्ट इज कि बिजनेस एनवायरनमेंट
कि स्कैनिंग क्यों जरूरी है किसी भी फर्म के लिए, ताकि वो अपनी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सके। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे सर्वेस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो चुकी उसका पता लगाते हैं, अपनी फर्म की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड हो चुकी वो उन्हें पता लग जाती है। तो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अब बेकार हो चुकी है, तो इस टेक्नोलॉजी को हमें छोड़ देना है और हमें अब नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है जो दूसरी फर्म्स अडॉप्ट करेंगी या ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो जो भी उनको प्लानिंग करनी होती है फ्यूचर से रिलेटेड, या जो भी कोई पॉलिसीज बनानी होती हैं फ्यूचर से रिलेटेड, वो इसी हिसाब से बनाते हैं। Again, what are the expectations of the society? What are the changes taking place in the outside world? And their planning depends upon these changes. तो business environment की scanning से business को किस चीज में help मिलती है? Planning और policy formulation में help मिलती है। और जब ये सारी चीजें होंगी बच्चों कि एक बिजनेस अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएगा, वो अपने थ्रेट्स को एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स डिटेक्ट कर पाएगा, वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में टैप कर पाएगा, वो रैपिड चेंजेस से कोप अप कर पाएगा, प्लानिंग करेगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगा, तो ऑटोमेटिकली इन सबका जो अल्टीमेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा? परफॉर्मेंस को होगा। इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। और बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है उसको प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करनी है और फ्यूचर परफॉर्मेंस भी। इसका मतलब इट हैज टू सी दैट इट शुड एग्जिस्ट कंटिन्यूअसली, सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस on the basis of the past that has happened, on the basis of the changes that are taking all around, इन basis पे वो अपनी परफॉर्मेंस को improve कर पाएगी बिजनेस फर्म। तो ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बच्चों आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको इंपॉर्टेंस आए तो आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे? टू की जगह आप करेंगे इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो सब जगह इट हेल्प्स कर देंगे अगर इंपॉर्टेंस हो। और अगर नीड के फॉर्म में इसको हम नीड भी ले सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई, टू टैप। समझ आ रही बात आपको? तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं सोच सकती है कि वो अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल अनअवेयर रहे। उसको कंटिन्यूअसली उस एनवायरनमेंट के टच में रहना पड़ेगा। एनवायरनमेंट से जो भी फोर्सेस का इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, और उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा with the help of taking the suitable steps on time. So with this, I hope I have clarified you about each and every point related to the importance of understanding business environment.